नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई छठी मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। 15वें एपिसोड में हम वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वीप समूह के गठन के दिलचस्प और अक्सर कम खोजे गए इतिहास के बारे में सीखते हैं। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इससे संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं लक्षद्वीप पर। अरब सागर में फैले ये 36 द्वीप, आज हम इन्हें एक यूनिट के तौर पर जानते हैं, पर ये हमेशा से ऐसे नहीं थे, है ना। हमारे स्रोत बताते हैं कि ऐतिहासिक रूप से ये 3 अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए थे, अमीनी दीवी, लक्कादीव और मिनिकॉय। और इनकी कहानी काफी पुरानी है, केरल के चेर राजा चेरमन पेरुमल के समय तक जाती है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ की जो लोक कथाएं हैं वो भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि जब चेरामन पेरुमल मक्का के लिए निकले तो उनकी खोज में एक दल निकला और वो तूफान में भटककर इन द्वीपों पर पहुंच गया। अच्छा। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक सबूतों को देखें तो एक बात साफ है, ये द्वीप कभी भी एक अकेली राजनीतिक ताकत नहीं थे। ये हमेशा मुख्य भूमि पर जो भी बड़ी शक्ति होती थी उसके असर में रहते थे। इनकी अपनी कोई एक पहचान शुरू से थी ही नहीं, ये हमेशा किसी बड़ी ताकत के कंट्रोल में थे, एक तरह से स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट की तरह। बिल्कुल, यही इस कहानी का सबसे अहम पहलू है। 10वीं सदी में गोवा के कादम्बरी थे, फिर चोल आए, बाद में कन्नूर के राजाओं का शासन रहा और फिर सत्ता अरक्कल मुस्लिम घराने के पास चली गई। तो आप देख सकती हैं कि कंट्रोल लगातार बदल रहा था। ये द्वीप हमेशा मुख्य भूमि के इतिहास में एक फुटनोट की तरह थे और इसी बिखरे हुए इतिहास ने ब्रिटिश काल की उलझनों की नींव रखी। चलिए तो ब्रिटिश काल पर आते हैं। मुझे लगता है टीपू सुल्तान वाला एंगल बहुत दिलचस्प है। अंग्रेज और टीपू सुल्तान इस कहानी में कैसे आए? यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। 18वीं सदी के आखिर में अरक्कल घराने ने अमीनी दीवी द्वीप समूह को उसे टीपू सुल्तान को सौंप गया था। अच्छा, मैसूर के शासक को? जी, लेकिन फिर 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया। और उनका प्रशासन कहाँ से होता था? कंपनी ने अमीनी दीवी का प्रशासन सीधे मंगलौर से करना शुरू कर दिया, जो उस समय दक्षिण कनारा जिले का हिस्सा था। एक मिनट, तो ये सिर्फ अमीनी दीवी द्वीपों की बात हुई, बाकी द्वीपों का क्या? लक्कादेव और मिनिकॉय, वो तो अब भी अरक्कल घराने के पास थे। हाँ, तकनीकी रूप से तो उन्हीं के पास थे, लेकिन एक शर्त पर कि वे अंग्रेजों को सालाना एक रकम, एक श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन वो ज्यादा दिन चला नहीं होगा। नहीं चला। कुछ दशकों बाद अंग्रेजों ने कहा कि ये श्रद्धांजलि, ये पेशकश टाइम पर नहीं चुकाई जा रही है। ये एक क्लासिक ब्रिटिश रणनीति थी, बहाना बनाकर कब्जा करने की। बिल्कुल। तो उन्होंने बकाये का बहाना बनाकर 1875 के आसपास बाकी द्वीपों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या बनी वो था प्रशासन का ये बंटवारा, है ना? सही पकड़ा आपने, यही सबसे बड़ी उलझन थी। अंग्रेजों ने अमीनी दीवी का प्रशासन दक्षिण कनारा से जारी रखा और जो नए द्वीप कब्जे में लिए, यानी लक्कादीव और मिनिकॉय, हाँ, उनका प्रशासन उन्होंने मालाबार जिले से जोड़ दिया। मतलब एक ही द्वीप समूह पर कुछ हिस्से एक जिले से चल रहे हैं और बाकी दूसरे से, जबकि दोनों ही जिले एक ही प्रेसिडेंसी के अंदर थे। ये तो बड़ा अजीब था। अजीब तो था ही, शायद इसलिए कि उन्होंने द्वीपों को अलग अलग समय पर हासिल किया था। लेकिन इस प्रशासनिक असुविधा ने एक ऐसी लकीर खींच दी जो भारत की आजादी के बाद एक बड़ी पहेली बन गई। अच्छा, तो अब हम आजादी के दौर में आते हैं। 1947 के बाद जब पूरे देश का नक्शा दोबारा बन रहा था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC बनाया गया। उनका इन बिखरे हुए द्वीपों के लिए क्या प्लान था? यहीं कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। SRC ने 1955 की अपनी रिपोर्ट में एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल समाधान सुझाया। क्या था वो? उन्होंने कहा, देखिए, दक्षिण कनारा जिला जहां से अमिंदवी चलते हैं,
उसे भाषाई आधार पर मैसूर राज्य यानी आज के कर्नाटक में मिला दो। ठीक है। और मालाबार जिला जहां से लक्षद्वीप और मिनिकॉय चलते हैं उसे नए बनने वाले केरल राज्य का हिस्सा बना दो। और द्वीपों का क्या? द्वीपों के लिए उन्होंने कहा कि ये भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सबसे ज्यादा मालाबार तट से जुड़े हैं, तो इन सभी द्वीपों को मिलाकर केरल राज्य में शामिल कर देना चाहिए। प्रशासन के लिए ये सबसे आसान रास्ता था। सुनने में तो ये एकदम सही और सीधा साधा समाधान लगता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केंद्र सरकार ने एसआरसी की इस साफ सुथरी सिफारिश को खारिज क्यों कर दिया? वजह प्रशासनिक नहीं थी, वजह थी रणनीतिक और राजनीतिक। अच्छा। हाँ, पहला और सबसे बड़ा कारण था इन द्वीपों का सामरिक महत्व। के.एम. पणिक्कर जैसे बड़े विद्वानों ने पहले ही ये तर्क दिया था कि अरब सागर में ये द्वीप भारत की नौसैनिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। तो उन्हें किसी एक राज्य को सौंपने का मतलब था कि केंद्र का उन पर से सीधा कंट्रोल कम हो जाना। बिल्कुल। और दूसरा कारण वो उस समय की घरेलू राजनीति से जुड़ा था। क्या मतलब? 1950s के दशक में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। केंद्र की कांग्रेस सरकार को चिंता थी कि केरला में कम्युनिस्ट सरकार बन सकती है, जो बनी भी 1957 में। तो डर ये था कि अगर ये द्वीप केरला का हिस्सा बन गए तो उन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन क्या ये डर जायज था या ये सिर्फ एक बहाना था इन द्वीपों पर केंद्र का सीधा नियंत्रण बनाए रखने का? ये एक बड़ा सवाल है। उस समय की राजनीति को देखें तो केंद्र सरकार के नजरिए से ये एक बड़ा जोखिम था। पर आलोचक ये भी कहते हैं कि ये केंद्र द्वारा अपनी शक्ति को मजबूत करने का एक तरीका था। तो फिर अंतिम फैसला क्या हुआ? अंतिम फैसला ये हुआ कि इन द्वीपों को किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन सभी द्वीपों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसका नाम था लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीने दीवी द्वीप समूह। बहुत लंबा नाम है। हाँ, बहुत लंबा। और ये सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन था। इस तरह इन बिखरे हुए द्वीपों को पहली बार एक अलग एकाकीकृत प्रशासनिक पहचान मिली। तो ये लंबा और भारी भरकम नाम बदलकर लक्षद्वीप कब हुआ? ये तो काफी बाद में हुआ है ना? हाँ, ये बदलाव काफी बाद में 1973 में हुआ। समय के साथ स्थानीय सलाहकार परिषद ने सुझाव दिया कि भाई एक सरल और सार्थक नाम होना चाहिए। और उनकी बात मान ली गई? मान ली गई। 26 अगस्त 1973 को संसद में एक एक्ट पास हुआ और इसका नाम औपचारिक रूप से लक्षद्वीप हो गया, जिसका मतलब है 1 लाख द्वीप। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये इन द्वीपों को एक पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम था। और आज वहाँ शासन कैसे चलता है? क्या अब भी सब कुछ दिल्ली से ही कंट्रोल होता है या स्थानीय लोगों की भी कोई भूमिका है? शुरू में तो शासन पूरी तरह से ऊपर से ही कंट्रोल होता था, लेकिन समय के साथ एक बड़ा बदलाव 1994 में आया। क्या हुआ था 1994 में? तब लक्षद्वीप पंचायती विनियमन अधिनियम लागू किया गया। इस कानून ने हर बसे हुए द्वीप में एक द्वीप पंचायत बनाई और पूरे केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक जिला पंचायत। तो इससे जमीनी स्तर पर क्या फर्क पड़ा? इस स्थानीय आबादी को अपने प्रशासनिक मामलों में पहले से कहीं ज्यादा आवाज मिली। शिक्षा, स्वास्थ्य, छोटे मोटे विकास के काम, इन सब में पंचायतों की भूमिका बढ़ गई। लेकिन बड़े फैसले तो अब भी प्रशासक ही लेते होंगे। हाँ, बिल्कुल। कानून और व्यवस्था, भूमि और बड़े नीतिगत फैसले जैसी बड़ी शक्तियां अभी भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के ही हाथ में है। और जहां तक न्यायपालिका का सवाल है, लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। और राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व, संसद में उनकी आवाज कैसे पहुंचती है? लक्षद्वीप की लोकसभा में केवल 1 सीट है, लेकिन इस 1 सीट का काफी महत्व रहा है। कांग्रेस के नेता थे पीएम सईद। हाँ, मैंने उनका नाम सुना है। उन्होंने 1967 से लेकर 2004 तक लगातार 10 बार इस सीट से चुनाव जीता। 10 बार? जी, मतलब लगभग 40 साल तक दिल्ली में लक्षद्वीप की आवाज एक ही मजबूत शख्स के जरिए पहुंच रही थी। उन्होंने द्वीपों के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। चलिए अब थोड़ा आज के दौर में आते हैं। 2021 में लक्षद्वीप कुछ विवादों की वजह से काफी खबरों में था। हमारे स्रोत में भी इसका जिक्र है। वो क्या विवाद थे? हाँ, 2021 में उस समय के जो प्रशासक थे प्रफुल्ल खोदा पटेल, उनके कुछ प्रस्तावित प्रशासनिक सुधारों को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। क्या थे वो सुधार? उनमें कई विवादास्पद प्रस्ताव थे। जैसे एक था लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन का मसौदा,
इसमें प्रशासक को विकास के नाम पर किसी भी जमीन का अधिग्रहण करने की बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई थीं। और क्या था? इसके अलावा एक गुंडा एक्ट लागू करने का प्रस्ताव था, जबकि लक्षद्वीप में क्राइम रेट भारत में सबसे कम है। फिर गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध और पंचायत चुनाव के लिए 2 बच्चों के नियम जैसे प्रस्ताव भी थे। जाहिर है इन बदलावों का बहुत विरोध हुआ होगा। बहुत ज्यादा। लक्षद्वीप और मुख्य भूमि, खासकर केरल में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। आलोचकों का तर्क था कि ये सुधार न केवल स्थानीय संस्कृति पर हमला है, बल्कि द्वीपों की नाजुक पारिस्थितिकी के लिए भी खतरनाक हैं। तो ये पूरा मामला क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो केंद्र शासित प्रदेशों का टॉप डाउन प्रशासनिक मॉडल है और जो स्थानीय लोगों की भागीदारी वाले शासन की जरूरत है, उनके बीच कितना गहरा तनाव है। तो आगे बढ़ते हुए लक्षद्वीप के लिए मुख्य चुनौतियां क्या है? एक तरफ विकास की जरूरत है, दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाना है। यही सबसे बड़ी चुनौती है, विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना। एक तरफ पर्यटन, इंटरनेट, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये द्वीप समूह क्लाइमेट चेंज के प्रति दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। मतलब बढ़ता हुआ समुद्र स्तर, कोरल ब्लीचिंग, ये सब असल खतरे हैं वहां। बिल्कुल। यहाँ का इकोसिस्टम बहुत नाजुक है, इसलिए भविष्य के किसी भी विकास मॉडल को यहाँ की पारिस्थितिक सीमाओं और स्थानीय समुदाय की सहमति को केंद्र में रखना ही होगा। तो हमने लक्षद्वीप की यात्रा को देखा, अलग अलग शासकों के अधीन बिखरे हुए द्वीपों से लेकर एक ब्रिटिश प्रशासनिक पहेली बनने तक, और अंत में भारत के एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश बनने तक। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ देता है। क्या? जैसे जैसे भारत हिंद महासागर में एक बड़ी समुद्री शक्ति के रूप में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है, ये छोटे द्वीप एक लिटमस टेस्ट की तरह बन जाते हैं। यह इस बात का परीक्षण है कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय स्वायत्तता के बीच सही संतुलन कैसे खोज पाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य की नीतियां इस नाजुक द्वीप समूह की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विशिष्टताओं का सम्मान करते हुए इस संतुलन को बनाए रख पाएंगी?